बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इनहेरिटेंस से रिलेटेड 3 डेफिनेशंस को कवर करना है। अगरचे हम इनहेरिटेंस के बारे में इसका तारुफ पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कुछ इनहेरिटेंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। नंबर 2 है सब टाइपिंग या एक्सटेंशन, और नंबर 3 है स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन। तो इनमें से पहली जो है वो जनरलाइजेशन है। व्हाट इज जनरलाइजेशन? ये बिल्कुल सादा इनहेरिटेंस है जो मैंने आपको शुरू में करवाई थी। इसमें अगर कुछ क्लासेस ऐसी हों जिनमें आपको लगे कि इनकी खूबियां, इनकी करैक्टरिस्टिक्स कॉमन है, या मे बी उनकी कुछ कॉमन हो सकती हैं, तो फिर आपको जनरलाइजेशन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम ये करते हैं कि हम ये जो कॉमन खूबियां होती हैं जिन जिन क्लासेस की होंगी, उन सब क्लासेस की कॉमन खूबियां लेकर एक नई क्लास बना देंगे। वो जो नई क्लास होगी जिसमें तमाम क्लासों की कॉमन खूबियां या कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको हम पेरेंट क्लास बना देंगे या बेस क्लास बना देंगे, और बाकी जो क्लासेस होंगी सब उससे इनहेरिट कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो हमारी बेस क्लास थी या पेरेंट क्लास थी उसको जनरलाइज कर लिया है, उसको हमने जनरलाइज कर लिया है। इसको जनरलाइजेशन कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ क्लासेस ऐसी हों जिनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपको लगे कि कॉमन हैं, तो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स को निकालिए और निकाल कर एक नई क्लास बना लीजिए। वो नई क्लास जो होगी वो हमारी बेस क्लास हो जाएगी, या हम उसको पेरेंट क्लास कह देंगे, और बाकी सब क्लासेस उससे इनहेरिट कर लीजिए। इस कंसेप्ट को जनरलाइजेशन कहते हैं। ये इसको मैं मिसाल के साथ वाजे करता हूँ। देखें, हमारे पास ये 3 क्लासेस हैं। नंबर 1 क्लास है हमारे पास ये लाइन की क्लास। लाइन में हमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? कलर, वर्टिसेस और लेंथ। और इसके जो मेंबर फंक्शंस हैं उनमें मूव, सेट कलर और गेट लेंथ। ये लाइन क्लास हो गई। इसी तरह से हमारे पास सर्कल की क्लास है। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है कलर, वर्टिसेस, रेडियस, और इसमें मूव, सेट कलर और कंप्यूट एरिया के फंक्शंस हैं। इसी तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल की क्लास है। इसमें कलर, वर्टिसेस और एंगल, ये 3 इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि इसमें मूव, सेट कलर और कंप्यूट एरिया, इसमें 3 मेंबर फंक्शंस हैं। अब जरा हम गौर करें तो कलर और वर्टिसेस, कलर और वर्टिसेस, कलर और वर्टिसेस, ये 2 एट्रीब्यूट्स तीनों क्लासेस में कॉमन है। इसी तरह से मेंबर फंक्शंस में आइए, मूव, सेट कलर, मूव, सेट कलर, मूव, सेट कलर, ये 2 जो मेंबर फंक्शंस हैं ये भी तीनों क्लासेस में कॉमन है। तो इस रेपिटिशन और रिडंडेंसी को क्यों ना हम ख़त्म कर लें, और हम ये 2 जो हमारे मेंबर फंक्शंस हैं, मूव और सेट कलर, और ये जो 2 हमारे एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं, कलर और वर्टिसेस, यानी दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स और दोनों कॉमन मेंबर फंक्शंस को निकालकर हम एक अलग क्लास बना लें। उस क्लास का नाम रख दें शेप। जैसे ये देखें आप, शेप क्लास में 2 एट्रीब्यूट्स हैं, कलर और वर्टिसेस। मूव और सेट कलर 2 इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, ये कॉमन थे। ये कॉमन हमने निकाल के एक अलग से क्लास बनाई। ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई या बेस क्लास हो गई, और बाकी तीनों क्लासेस को हमने इससे इनहेरिट कर लिया, जिसमें सर्कल है, लाइन है और ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं सर्कल इज अ जनरलाइजेशन ऑफ शेप क्लास। इसी तरह से line is a generalization of shape class and triangle is a generalization of shape class। तो हमने इस तरह से तीनों क्लासेस को जनरलाइज करके एक क्लास बना ली, शेप क्लास, जिसमें इसके तमाम कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन मेंबर फंक्शंस मौजूद हैं, और बाकी तीनों क्लासेस इससे इनहेरिट कर रही हैं, और अगरचे इनमें अपने अपने एट्रीब्यूट्स और अपने अपने मेंबर फंक्शंस भी हैं। तो ये है जी जनरलाइजेशन। मिसाल के साथ एक और मिसाल दे के इसको वाजे करते हैं।
जैसे हमारे पास स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर की मिसाल है। ये 3 क्लासेस हैं। इनके ज़रा एट्रीब्यूट्स देखते हैं। एक में नेम है, एज है, जेंडर है, प्रोग्राम है, स्टडी ईयर है और स्टडी, हेल्ड एग्जाम, ईट और वॉक। ये इसमें 4 मेंबर फंक्शंस हैं। टीचर में नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी है। ये एट्रीब्यूट्स हैं। टीच, टेक एग्जाम, ईट और वॉक, ये इसमें मेंबर फंक्शंस हैं। इसी तरह से डॉक्टर की क्लास देखिए आप, इसमें नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी, ये इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। और इसमें चेकअप, प्रेस्क्राइब, ईट और वॉक, ये इसमें 4 हमारे जो मेंबर फंक्शंस हैं वो हैं। तो क्यों ना हम जो कॉमन इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेम, एज और जेंडर, नेम, एज और जेंडर, नेम, एज और जेंडर, इसी तरह से मेंबर फंक्शंस में ईट और वॉक, ईट और वॉक, ईट और वॉक, इनकी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों की, क्यों ना इसको हम जनरलाइज कर लें और एक पेरेंट क्लास बना लें पर्सन की। ये पर्सन की हमने पेरेंट क्लास बना ली इन तीनों के कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शंस को निकाल के, और बाकी तीनों को इसके साथ इससे इनहेरिट कर लिया, और उन तीनों में जो नॉन कॉमन फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स थे वो हमने रख लिए, बाकी सारे इससे ये इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये है जी जनरलाइजेशन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जनरलाइजेशन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। ये भी इनहेरिटेंस की ही एक यानी इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि हम एक नई क्लास तो किसी एग्जिस्टिंग मॉडल में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि एक नई क्लास अगर किसी मॉडल में ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड करने से पहले ज़रा थोड़ी देर ठहर जाइए और ये देखिए कि क्या हमारे पास क्या पहले से कोई ऐसी क्लास तो नहीं है जो इस मॉडल में मौजूद है और वो उस स्टेट को और बिहेवियर को जो हम चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर ऐसा है तो ऐसी क्लास को ढूंढिए और ढूंढने के बाद उस क्लास को आप पेरेंट क्लास बना लीजिए और पेरेंट क्लास बना के जो नई क्लास है उसको उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लें, और इनहेरिट करने के बाद अपनी नई क्लास को जो जो नए आपने फंक्शन देने हैं वो भी दे दें, नए एट्रीब्यूट्स देने हैं वो भी दे दें। दोबारा सुनिए, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं या आप एक सिस्टम बना रहे हैं, उसमें आपने ज़रूरत महसूस की कि एक नई क्लास इसमें ऐड करें। तो इसको ऐड करने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि क्या हमारे पास कोई ऐसी पहले से क्लास मौजूद है जो हमारी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो अगर तो कोई ऐसी क्लास आपको मिल गई तो उस क्लास को पेरेंट क्लास बना के नई क्लास को उससे इनहेरिट कीजिए और नई क्लास में जो हमारे अलहदा से फीचर्स हैं वो भी डाल दीजिए। इसको कहते हैं सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। सब टाइपिंग या एक्सटेंशन क्या चीज़ है? सब टाइपिंग में ये होता है कि आपकी जो डिराइव्ड क्लास है ये बेस क्लास के साथ कंपेटेबल है। ये बिहेवियरली कंपेटेबल है बेस क्लास के साथ। बिहेवियर वाइज ये बेस क्लास के साथ कंपेटेबल है। कैसे? आपको पता है दो ही तो क्लास की खूबियां होती हैं, स्टेट और बिहेवियर। स्टेट में एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर में मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो अगर ये बिहेवियर वाइज आपकी डिराइव्ड क्लास बेस क्लास से कंपेटेबल है तो कैसे? कि आप अगर डिराइव्ड क्लास को बेस क्लास की जगह लगा दें तो वो पूरा काम देगी। ये है इसका मतलब कि आपके पास अगर बेस क्लास खत्म भी हो जाए तो उसकी जगह डिराइव्ड क्लास पूरा का पूरा काम चलाएगी। ये है सब टाइपिंग और एक्सटेंशन का मतलब, कि आपकी जो डिराइव्ड क्लास है वो जिस बेस क्लास से आपने इनहेरिट की है उसके साथ वो बिहेवियरली कंपेटेबल है, यानी वो बेस क्लास की फंक्शनैलिटी का काम पूरा करती है। जैसे ये देखें, पर्सन और स्टूडेंट की मिसाल। पर्सन में नेम, एज, जेंडर, ईट और वॉक, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं 3 और ये 2 इसके अंदर हमारे फंक्शंस हैं। जबकि स्टूडेंट में वो तीनों एट्रीब्यूट्स भी और ये 2 नए एट्रीब्यूट्स भी शामिल हैं, ये 2 मेंबर फंक्शंस भी और ये 2 मेंबर फंक्शंस भी मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट इज अ सब टाइप ऑफ पर्सन।
एंड स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। अगर पर्सन को हटा के हम स्टूडेंट क्लास को लगा दें तो इसमें भी नेम, एज और जेंडर और प्रोग्राम और स्टडी ईयर ये एट्रीब्यूट्स मौजूद होंगे। ईट और वॉक और प्लस स्टडी एंड टेक एग्जाम ये मेंबर फंक्शंस मौजूद होंगे। ये है बिहेवियर वाइज स्टूडेंट इज कंपेटेबल विद पर्सन। बिहेवियर वाइज स्टूडेंट क्लास इज कंपेटेबल विद पर्सन क्लास। इसका ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। शेप और सर्कल की क्लास। हम कह सकते हैं सर्कल इज अ सब टाइप ऑफ शेप क्लास। सर्कल इज एन एक्सटेंशन ऑफ शेप क्लास एंड इट इज बिहेवियरली कंपेटेबल विद शेप क्लास। सर्कल क्लास शेप क्लास के साथ बिहेवियरली कंपेटेबल है। अगर हम शेप क्लास की जगह सर्कल क्लास इस्तेमाल कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये कंपेटेबल है इसके साथ। ये है जी सब टाइपिंग ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद है स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन। ये क्या चीज है? स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के साथ बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कुछ सूरतें ऐसी होंगी कि आप जो क्लास डिराइव कर रहे होंगे वो बेस क्लास की जगह नहीं ले सकेगी, वो इनकम्पेटेबल होगी। इसकी सिचुएशन ही ऐसी होगी कि वो हमारी जो पेरेंट क्लास होगी, हमारी जो बेस क्लास होगी, उसके साथ वो बिल्कुल कंपेटेबल नहीं हो पाएगी, उसकी जगह वो नहीं ले पाएगी। और इसका यही मतलब है जो मैंने अभी बयान किया कि हम अपनी बेस क्लास को डिराइव क्लास की जगह नहीं लगा सकेंगे, ना डिराइव क्लास को बेस क्लास की जगह नहीं लगा सकेंगे, वो इनकम्पेटेबल होगी। मिसाल इसकी देख लेते हैं। जैसे हमारी पर्सन की क्लास है, पर्सन की क्लास में और एट्रीब्यूट्स भी हैं। फिलहाल एज देख लें इसकी, 0 से लेकर 100 साल तक। यहाँ पर हम सेट एज का एक फंक्शन है जिसमें एज इज इक्वल टू ए कर रहे हैं, लेकिन इससे एक क्लास हम नहीं निकाल रहे हैं, एडल्ट क्लास। एडल्ट क्लास में हम एज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एज उसकी 18 से ज़्यादा ही हो। ठीक है, तो सेट एज में हमने एक इफ की कंडीशन लगाई है, इफ एज इज लेस देन 18 देन एरर, अदरवाइज वो एज को कबूल कर ले। यानी 18 साल से कम उम्र का कोई भी मेंबर इस एडल्ट क्लास में नहीं आ सकता। एडल्ट की उम्र 18 से बड़ी होनी चाहिए, 18 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ये चेक इस क्लास में लगा है, अब हम इस क्लास को उठाकर पर्सन की जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि पर्सन में तो 0 से लेकर 100 तक की भी उम्र हो सकती है, लेकिन एडल्ट की क्लास 18 की रिस्ट्रिक्शन लगा रही है एज पर। लिहाजा यहाँ पर ये क्लास उससे डिराइव तो हो रही है पर्सन की क्लास से, लेकिन हमने इसमें एक चेक ऐसा लगा दिया है जो लगाने से ये वाली क्लास पर्सन क्लास के साथ बिहेवियरली इनकम्पेटेबल हो गई है, बिहेवियर वाइज इनकम्पेटेबल हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये है स्पेशलाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन। एडल्ट इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्सन। एडल्ट जो है ये पर्सन क्लास की स्पेशलाइजेशन है, जिसमें 18 साल की शर्त जरूर लगी हुई है। और ये 18 साल की शर्त ही तो है जो हमारी एडल्ट की क्लास को पर्सन की क्लास के साथ कंपेटेबिलिटी में नहीं रख रही, इनकम्पेटेबल कर रही है। ये है स्पेशलाइजेशन की एक मिसाल। इसी तरह से स्पेशलाइजेशन की दूसरी बड़ी मिसाल ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। हमें पता है कि हमने सेट थ्योरी में एक सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था। अगर आपने उर्दू मीडियम में मैट्रिक किया है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा सही अदाद का सेट। सही अदाद का सेट या सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कौन सा सेट होता है? ये बच्चों वो सेट होता है जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, यानी ये सारे इसके अंदर एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हमारे पास एक क्लास है, इसमें एक हमारे पास फंक्शन है ऐड एलिमेंट्स। तो ये ऐड एलिमेंट जो है ये फंक्शंस में, ये सॉरी सेट में एलिमेंट्स को ऐड करता है। इससे हमने एक क्लास डिराइव की है नेचुरल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये भी आपने पढ़ा है। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल सेट क्या है? आपने नेचुरल सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये वो इंटीजर्स होते हैं नेचुरल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो एक या उससे बड़े हों। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन शामिल होते हैं।
नेचुरल नंबर्स में जीरो भी नहीं होता और माइनस भी नहीं होते। तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? इफ एलिमेंट इज लेस देन 1 देन एरर, अदरवाइज वो उसको ऐड कर दे। अब आपने देखा कि नेचुरल सेट इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटीजर सेट। ये स्पेशलाइजेशन तो है, लेकिन इसको इंटीजर सेट की जगह आप नहीं रख सकते। ये बिहेवियरली इनकम्पेटेबल है इंटीजर सेट के साथ, ये इनकम्पेटेबल है। आप इंटीजर सेट को हटाकर इसकी जगह नेचुरल सेट नहीं रख सकते, ये उसका काम नहीं चला सकता, क्योंकि इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एलिमेंट जो है वो लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, यानी ना तो नेगेटिव हो और ना उसमें जीरो आए। तो इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगाने से हमारी ये जो नेचुरल सेट की क्लास है, ये इंटीजर सेट की क्लास की स्पेशलाइजेशन तो है, रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन ये इनकम्पेटेबल हो गया है नेचुरल सेट इसके साथ। नेचुरल सेट को आप इसकी जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये है जी हमारी स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आ जाते हैं जी ओवरराइडिंग पर। आज की आखिरी डेफिनेशन, व्हाट इज ओवरराइडिंग? ये आप इंशाल्लाह आगे चल के फंक्शन ओवरराइडिंग में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ओवरराइडिंग का क्या मतलब है? ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि आप बेस क्लास की कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होंगी जिनको आप ओवरराइड कर जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे बेस क्लास में कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन किया गया है जो बेस क्लास में लिखा तो हुआ है, और वही फंक्शन आप लिखना चाहते हैं डिराइव्ड क्लास में भी। आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमें इनहेरिटेंस इसलिए सिखाई है कि बेस क्लास में जो फंक्शन होंगे उनको लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, उनको डिराइव्ड क्लास में लिखने की क्या जरूरत, वो तो डिफॉल्ट में इनहेरिट हो रहे हैं, वो विरासत में मिल रहे हैं हमारी जो डिराइव्ड क्लास है उसको। जब एक चीज विरासत में उसको मिल रही है तो उसको दोबारा से लिखने की क्या जरूरत है? इसकी वजह यह है कि बाज दफा हमारी फंक्शनैलिटी इस चीज की डिमांड कर रही होती है कि हम जो बेस क्लास में लिखा गया फंक्शन है उसको दोबारा डिराइव्ड क्लास में भी लिखें और उसके अंदर कुछ तब्दीलियां भी करें। ये सिचुएशन बाज दफा डिमांड करती है। लिहाजा सिचुएशन की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम बेस क्लास में लिखा गया जो फंक्शन होता है उसको डिराइव्ड क्लास में भी लिख लेते हैं, और इस तरह लिखने से इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। इसकी रीजंस जो हैं 4 हैं कि हमें कुछ खास किस्म का बिहेवियर डिराइव्ड क्लास को प्रोवाइड करना है, और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हमने एक्सटेंड करना है, या डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, या हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इसकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों शेप की क्लास में ये ड्रा का फंक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल, लाइन और ट्राइंगल इसको इनहेरिट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्कल ने भी ड्रा का यहाँ पे फंक्शन अपना बनाया है, लाइन ने भी और ट्राइंगल ने भी। हो सकता है ये अपनी तरफ से ड्रा के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो, या ये इस ड्रा वाले फंक्शन को इस्तेमाल ही ना करना चाह रहे हो, या फिर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हो। तो ये जो तीनों हमने काम किए हैं ये है ओवरराइडिंग। ये क्या है जी? ओवरराइडिंग। इसी तरह से विंडो और डायलॉग बॉक्स, ये विंडो के अंदर ड्रा का फंक्शन है और डायलॉग बॉक्स के अंदर ड्रा का फंक्शन है। ये देखें ड्रा का फंक्शन यहाँ पर ओवरराइड हो रहा है, यहाँ इसके अंदर डायलॉग बॉक्स में हम नई फंक्शनलिटी इसमें डाल रहे हैं जैसे कैलकुलेटर। वह इसकी अगर विंडो वाला फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये खाली कैलकुलेटर की विंडो आ जाएगी, लेकिन अगर हम डायलॉग बॉक्स में ड्रॉ को कॉल करेंगे तो भी ये वाला कैलकुलेटर आ जाएगा। तो देखा आपने कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें ओवरराइड करना पड़ रहा है। इसी तरह से हम रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि हम बाज़ दफ़ा जो ये एलिमेंट है ऐड, और ये ऐड एलिमेंट है, इसमें हम रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि इसमें अगर हम लेस देन 1 करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस फंक्शन को ओवरराइड करके हम इसमें ये इफ कंडीशन लगा देंगे, तो ये फंक्शन जो है ये ओवरराइड हो गया और इसमें लेस देन 1 की कंडीशन लग गई। अब इसी तरह से ये देखें, यहाँ पर रोटेट का फंक्शन है जो कि शेप को रोटेट करने के लिए लिखा तो गया है, लेकिन सर्कल की रोटेशन आपको पता है उसकी अपनी स्पेसिफिक होती है, तो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने रोटेशन का फंक्शन लिख लिया। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इसकी समझ लग गई होगी और आप इसको कमा हक़हू समझ पाए होंगे। तो आज हमारी डिस्कशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।